नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर है 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए विषय चुना है वो है टमाटर वर्गीय फसलों के रोग व उनका नियंत्रण। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर सुमन कुमार। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे तो आप जानते हैं आज हम बात करेंगे टमाटर वर्गीय फसलों के बारे में। तो डॉक्टर अमर सिंह, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब हम टमाटर वर्गीय फसलों की बात करते हैं तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कौन कौन सी इसमें जो फसलें हैं वो उसमें आती हैं? हमारे प्रदेश में जो टमाटर वर्गीय फसलें हैं उसमें टमाटर, शिमला मिर्च है और दूसरी जो हमारी बैंगन है और आलू प्रमुख फसलें हैं जी, जो टमाटर वर्गीय फसलें में आती हैं। अच्छा, तो इसमें अगर हम बात करें मुख्य तौर पर टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग जो हैं जो आमतौर पर यहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे यहाँ पे जो टमाटर में जो रोग आते हैं मुख्य रूप से वो टमाटर में एक तो हमारा अगेता झुलसा रोग है। अच्छा। दूसरा पछेता झुलसा रोग है और एक दूसरा जो है जो फलों में सड़न लग जाती है उसको बकाई फल सड़न रोग कहते हैं, वो प्रमुख रूप से आता है। अच्छा, तो ये जो आपने डॉक्टर साहब रोग बताया ये लगभग उस फसल की कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है और इसकी पहचान किस तरह से हमारे? ये जो हमारा अगेता झुलसा रोग है ये तो शुरू से ही जैसे ही नर्सरी हमारी हम पौधारोपण करते हैं उसी समय से शुरू हो जाता है। और पछेता झुलसा रोग जो है थोड़ा जब बढ़भार ज़्यादा हो जाती है 1 महीने के बाद उस समय आता है और बरसात के दिनों में खासकर जो हमारे मध्य पहाड़ी क्षेत्र हैं और निचले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये रोग मुख्य रूप से आता है। और जो फल सड़न रोग है ये भी इन क्षेत्रों में जो वर्षा वाली फसल ली जाती है उसमें ये शुरू हो जाता है जुलाई के महीने में जी। और ये रोग जो है नीचे की पत्तियों से शुरू होता है और बाद में फलों को भी नुकसान कर देता है और जिसकी वजह से उपज में भारी कमी आ जाती है। अच्छा, तो अगर इससे हमने इसकी रोकथाम किस प्रकार से हमारा किसान भाई इसमें कर सकता है? इसमें सबसे पहले तो प्रमुख है कि हम ऐसी फसलों का चुनाव करें जो रोग प्रतिरोधी हों और उसके बाद जो है इसमें जो भी हमारा जो नर्सरी से जो हम पौधे लगाते हैं मुख्य खेत में वो रोग रहित होने चाहिए, उनमें कोई भी धब्बा या दाग नहीं होना चाहिए। और अगर इन रोगों का हम जैसे ही पहले लक्षण आते हैं उस समय में हम कुछ दवाइयों का जो है छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख है एक मैंकोजैब जो कि डाइथेन M45 के नाम से आती है। उसकी मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें छिड़काव करेंगे। अच्छा, डॉक्टर अमर, ये तो आपने जैसे बात की कि आप दवाई का छिड़काव करेंगे, आप कह रहे थे कि अगर जब शुरू में जब किसान जो इसकी पनीरी जब लगाता है, जो फसल लगाता है, रोग निरोधक जो वैरायटी है किस्म जो है वो उसको लगाए, तो ये किस्म कहाँ से हमारा जो किसान भाई प्राप्त कर सकता है? एक जो हमारे सोलन विश्वविद्यालय है उनकी एक यशवंत किस्म है जिसमें ये बकाई रॉट जो है फल सड़न रोग जो है ये नहीं आता है। लेकिन इस किस्म में जो है दूसरा एक रोग आता है जो कि जीवाणु मुरझान रोग है। उन जगहों पे जहाँ पे ये रोग नहीं लगता वहाँ पे अगर इसको लगाएंगे तो ये जो फल सड़न वाली जो बीमारी है ये इसमें नहीं आती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब हो गया कि अगर रोग हो गया फिर नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए हमने कौन कौन से हमारा जो किसान भाई है वो पग उठा सकता है। क्या ये भी संभव है कि आमतौर पर बिना बीमारी के, बिना रोग के भी हम कोई दवाई का छिड़काव कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की जो रोग हैं वो ना आए फसल में? ऐसा नहीं कर सकते हैं डॉक्टर मेहता जी, क्योंकि जो ये रोग जैसे ही पहला लक्षण दिखता है उसी समय हमारे को हमें दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। अगर पहले कर देंगे तो दवाई भी व्यर्थ जाएगी और किसान भाई का जो परिश्रम है वो भी व्यर्थ जाएगा। अच्छा डॉक्टर सुमन, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर अमर ने पहले बताया कि अगर हम टमाटर वर्गीय फसलों की बात करते हैं तो उसके साथ साथ बैंगन का भी उन्होंने जिक्र किया। तो बैंगन तो हमारा जो किसान है वो पनीरी उसकी तैयार करके उसको फिर उसकी उगाता है, तो उस समय भी कोई ऐसे सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी है अगर पनीरी की स्टेज की अगर हम बात करें कि ये जो बीमारियां या जो रोग हैं इनमें ना आए?
क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अभी जो भी हमारे यहाँ मानसून में जो फसलें लगेंगी जी जो भी आज हम इस चर्चा का जो विषय है वो मानसून वाली फसलें ले रहे हैं हम लोग जी तो इसमें जो है जैसे बैंगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है जी तो इसमें हम लोग जो है वो पहले पनीरी तैयार करते हैं। अच्छा तो इसमें जो मेजर सबसे प्रमुख रोग है वो है कमर तोड़ रोग। कमर तोड़ रोग इसमें जो है वो या तो बीज निकलेगा नहीं और अगर निकलेगा तो उसमें जो है वो पौधा गिर के जमीन पे गिर जाएगा। अच्छा तो उसकी जो आपकी पौध है वो स्वस्थ तैयार नहीं होगी। तो इसके लिए जो है आपको कुछ सावधानियां रुपाई से पहले अच्छा। और कुछ सावधानियां जो है रुपाई के बाद आपने उन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को इस चीज़ से थोड़ा परिचित करना चाहता हूं कि जैसे जब आपने बीज या कोई नर्सरी तैयार करनी है तो सबसे पहले जो आप क्यारी तैयार करते हो तो उसको शोधित जरूर करें। जैसे फॉर्मलिन नाम की एक दवाई है, अच्छा उसको हफ्ता या 10 दिन पहले उसमें 1 भाग फॉर्मलिन और 10 या 8 भाग जो है पानी, जैसे 1 लीटर आपने फॉर्मलिन ली तो 10 लीटर आपने पानी में उसको घोल के उस पनीरी के एरिया में लगा दें। उससे क्या होगा, शोधित हो जाए मिट्टी जो पनीरी मिट्टी को आप तैयार करेंगे। हाँ जी, मिट्टी को तैयार करें। अच्छा उसके बाद 1 हफ्ते के लिए उसको खुला छोड़ दें ताकि जो उसकी गैस है, जो उसके फ्यूम्स हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप जो भी बीज लगाएंगे इन तीनों में जो भी आप बीज लगाते हैं पनीरी तैयार करने के लिए, उसके लिए हमारे पास जो है वो सीड ट्रीटमेंट या हम बीज उपचारित जिसको बोलते हैं, तो बीज उपचार के लिए जो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, तो जैसे बीज उपचार के लिए बेविस्टिन है, थीरम है, जिसको 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आपने उस बीज को उपचार कर लेना है पहले। जी बिल्कुल। जैसे आप लोग बीज को उपचार कर लोगे, उपचार करने के बाद आपने उसको बिजाई कर देनी है। ठीक है। बिजाई करने के बाद जो है जैसे ही वो अंकुर हो जाएगा, बीज निकलेगा, पनीरी निकलेगी, तो उस टाइम आपने डाइथेन M45 और बेविस्टिन इसका घोल बनाना है। 2 ग्राम डाइथेन M45 और 1 ग्राम बेविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है। इसका आपने एक स्प्रे जो है वो जैसे आपकी पनीरी निकलेगी उसमें दे देंगे। इससे आपका जो कमर तोड़ रोग है वो रुक जाएगा। इसके बाद आते जी, जब आपकी पनीरी तैयार हो गई तो उसको अब आपने खेतों में रुपाई करनी है। ठीक है। तो रुपाई करने से पहले जो है आप एक बेविस्टिन का 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से या 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से एक घोल बनाएं और पनीरी को निकालें और उसमें कम से कम आधे घंटे के लिए जो है वो उस पनीरी को उस घोल में रखें। अच्छा। और उस घोल में रखने के बाद उसके बाद फिर उसको रुपाई करें। और जैसे आप रुपाई कर देंगे तो जैसे अब मानसून आने वाला है, तो मानसून से पहले जो है या मानसून जब आएगा तो उस टाइम सबसे प्रमुख बात आपने ये रखनी है कि जल निकासी का जो है वो उचित प्रबंध हो। क्योंकि ऐसा है जी, जो भी बीमारियां लगती हैं, क्योंकि मानसून का सीजन आ रहा है, तो जो भी बीमारियां हैं वो पानी जहाँ पे खड़ा होगा वहां पे बीमारी रोग आएगा। तो ये जो है ये कुछ सावधानियां जो सबसे पहले आपको पनीरी तैयार करनी है, उसके बाद उसकी रुपाई करनी है। इसके बाद अगर कोई रोग आता है, जैसे आप बैंगन की बात कर रहे थे, आलू की बात हम करेंगे, बैंगन की बात करेंगे तो उसमें फल सड़न रोग जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रोग है। अच्छा। ठीक है जी। अब फल सड़न रोग जो है इसके लिए सबसे पहली जो है, अगर आपने बीज को उपचार किया होगा तो आधी तो आपकी बीमारी आधी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बावजूद भी अगर आपके जो है फल सड़न रोग आता है तो जो फल सड़ रहा है उसको निकाल के उसको नष्ट कर दीजिए। ठीक है जी। उसको नष्ट कर देंगे और उसके ऊपर जो आपका पौधा है, जब छोटे बैंगन है, दूसरा पौधा बच गया, उसके ऊपर जो है आप, अगर आपकी बीमारी शुरुआत हो रही है तो मैनकोजेब है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जिसको हम इंडोफिलम 45 के नाम से जानते हैं, अगर उस टाइम अगर आप एक स्प्रे कर देंगे बीमारी आने से पहले ही, आपको पता है कि हमारे यहाँ फल सड़न रोग एक पौधे में आ गया या एक फल में आ चुका है, तो उस टाइम जो है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद इसके 10 या 15 दिन के बाद जो है ना, रिडोमिल MZ नाम की दवाई है, इसके आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो मेरे हिसाब से उस पौधे में फल सड़न रोग जो है नहीं आएगा। अच्छा। इसको मैं आपसे थोड़ा सा, आपके माध्यम से थोड़ा सा ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि किसान भाई जो है ना, उसको एक उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उसमें जिसको हम फल छेदक कीट कहते हैं, तो ऐसा ना कि वो फल सड़न रोग को फल छेदक कीट के साथ जो है ना वो कंफ्यूज ना करें, है ना। तो बीमारी की पहचान जो है वो सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। तो इसमें तो सलाह डॉक्टर सुमन ये भी रहेगी कि अब तो
चाहे कृषि विकास अधिकारी है, चाहे केवी के हैं, लगभग प्रत्येक जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। बिल्कुल। तो वहाँ से भी हमारा जो किसान भाई है वो अगर वहाँ से खुद वो सक्षम नहीं हो पा रहा है पहचानने में कि किस प्रकार का जो लक्षण है, वो कौन सा रोग हो सकता है, तो अवश्य जो है वो तकनीकी अधिकारियों की सलाह जो है जरूर बिल्कुल चाहिए। तो अच्छा, ये बात होगी बैंगन की। बैंगन के साथ अगर आलू की बात करें, इसमें भी प्रमुख यही रोग रहता है? नहीं जी, आलू में ऐसा है कि आलू में एक तो जैसे हमारा सीजन निकल गया, अभी किसान भाइयों ने आलू निकाल लिया है। आलू जो है हम जैसे नवंबर दिसंबर में इसकी बिजाई कर देते हैं जी। इसमें जो जैसे अगेता झुलसा रोग है, पछेता झुलसा रोग है, फिर इसमें एक मुरझान रोग लगता है, ठीक है, और वो मुरझान रोग जो है इसके साथ साथ एक कैंकर नाम की बीमारी है, वो भी आती है, ठीक है जी। तो ये 3-4 किस्म की बीमारियां हैं जो आपके आलू में आती हैं। तो हम सिफारिश करते हैं कि जब भी आप आलू की बिजाई करो, जब आप उन आलू की बीज को काटते हैं, उसका बीज उपचार जरूर करिए। अच्छा, ठीक है ना जी। जैसे हमने दूसरे बीज की अगर हम पनीरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें बीज का दवाई से उपचार कीजिए, और इसमें बीज के आलू को जो है आप उपचार जरूर कीजिए। इसमें उपचार के लिए जो है जैसे डाइथेन M45 जो दवाई है, वो कम से कम जो आपने आलू काट के रखे हैं बिजाई के लिए, उसको आप आधे घंटे के लिए जो है उसमें भिगो के रखिए। अच्छा, ठीक है जी। भिगोने के बाद जो है आप उसको सुखा लीजिए थोड़ा अखबार के ऊपर, उसका पानी से निकल जाए, और उसके बाद आप उसकी बिजाई करिए। आप बिजाई करने के बाद जो है उसमें अमूमन जो हमारा आलू है जिसमें पछेता झुलसा रोग जो है वो मार्च महीने में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये फरवरी महीने में जो है पौधा जो है वो बाहर आ जाता है, और जैसे ही पौधा बाहर आएगा, और मार्च महीने में क्या होता है कि मौसम अचानक खराब हो जाता है। मैं पिछले 2-4-5 साल से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि मार्च के पहले हफ्ते में अमूमन मौसम खराब जरूर होता है। अच्छा। या तो अगर मौसम खराब होने का मतलब है कि आपके बादल आएंगे, और अगर बादल वो बरस जाते हैं, अच्छा, अगर बरस जाते हैं तो भी बीमारी के लक्षण आ जाएंगे, और अगर नहीं बरसते हैं तो भी, कहने का मतलब कि अगर बादल आ गए, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो उसमें जो कीटाणु है उस टाइम वो पनप पड़ता है, और वो आलू में आने की सबसे सुसेप्टिबल स्टेज है जिस टाइम वो बीमारी आती है। मार्च महीने वो बीमारी शुरू हो जाती है। अच्छा। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि किसान भाई जो हैं वो बीमारी का इंतजार करते रहते हैं। अच्छा। कोई भी बीमारी है ना जी, वो बीमारी अगर हम जितना लेट करेंगे उसकी रोकथाम के लिए उतनी ही मुश्किल होगी जी। बिल्कुल। तो हम मार्च महीने में हम ये सिफारिश करते हैं कि जैसे ही मौसम खराब हो, उसमें जो है उस टाइम अगर आप एक, जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक स्प्रेज बोलते हैं, ठीक है, कि बीमारी आने से पहले जो है आप एक स्प्रे दे दीजिए। मैं वही बात डॉक्टर अमर से कह रहा था कि ये तो हो गया कि जब लक्षण आ गया उसके बाद हमने कौन-कौन से पग हमारे किसान भाई ने उठाने हैं और उस बीमारी को रोकथाम उसकी सुनिश्चित करनी है। लेकिन क्या सब्जियों में आपने ठीक कहा जैसे कि आप पहले भी स्प्रे कर सकते हैं पहले से बचा, और खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर किसान को पता होता है कि ये रोग यहाँ पर अमूमन आता है, तो पहले भी वो बिल्कुल। अब मैन को जब दवाई जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती है जी, इजिली अवेलेबल है, आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है जी। और जैसे आपको दवाई मिल जाएगी आप उसका स्प्रे कर दीजिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और एक करनाल में आपके 2 पंप लगते हैं, 30 लीटर पानी लगता है, तो आप उसके हिसाब से उसके स्प्रे कर दीजिए, तो उसमें जो है बीमारी आने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे। और अब पहला स्प्रे अगर आपने मार्च में कर दिया और 15 दिन के बाद आप उसकी रिपीट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके बीमारी आने के लक्षण या बीमारी आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छा आपने डॉक्टर सुमन कहा। तो अगर बात हम कर रहे थे जैसे एक फसल आपने और बताई थी शिमला मिर्च की, वो भी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में काफी प्रमुख फसल है और अच्छा लाभ इससे हमारे किसान भाई कमाते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर अमर आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा रोग है जिससे हमारे किसान भाई को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना और बचाव अपने फसलों का करना है? ये शिमला मिर्च में जो है एक हमारा पत्ता धब्बा रोग लगता है और फल सड़ना, जो कि फाइटोफथोरा नामक फफूंद द्वारा फैलता है। अच्छा। और ये रोग भी खासकर जब हमारी नमी और बारिशें होती हैं उसमें ज़्यादा आता है। तो इस रोग से क्या होता है कि हमारे पत्तों पे किनारों से या अग्र भाग से जो है धब्बा बनना शुरू हो जाता है, और पत्ते बाद में झड़ना शुरू हो जाते हैं, और फलों पे भी सड़न हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और शुरू की अवस्था में भी ये रोग आता है, जैसे नर्सरी से शुरू हो जाता है, और बाद में जो है हमारा जो तना है वो गल जाता है, और पौधा जो है अचानक जो है मृत हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए ये कोई भी इसके लिए रोगरोधी किस्म नहीं है, लेकिन जो हमारा जैविक नियंत्रण भी पहले अगर हम मिट्टी में डाल दें, उसको जो है हम इसका कल्चर लेते हैं, ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद होता है एक, उसको जो है गोबर में मिलाएंगे और बिजाई से पहले ही मिट्टी में डाल देंगे,
और उसके बाद अगर ये रोग अगर पनपता जी। है पौधों में, पत्तों पे या फलों पे, तो उसमें भी हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके लिए बरसात के दिनों में पहला छिड़काव अगर हम रीडोमिल नामक दवाई का करेंगे जी। तो जिसकी मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जो दवाई है वो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जो ब्लाइटॉक्स के नाम से भी आता है, ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है। उसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करें तो इस बीमारी की हम रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर, कहने का ये है तात्पर्य आपका कि जो भी रोगों की अगर हम बात करें टमाटर वर्गीय फसलों में, जैसे डॉक्टर सुमन आपने भी बताया, तो आमतौर पर अगर सही समय पर इनके लक्षणों को अगर पहचान कर ली जाए तो इसका जो रोकथाम है जो संभव है, फसल को हम बचा सकते हैं। तो इसमें ये तो हो गया कि जैसे रोग आ गया तो पनीरी की भी हमने बात की। जब पनीरी से हम फसल को खेत में लगाते हैं उसमें भी कुछ ऐसी सावधानी है, जैसे पनीरी में तो आपने कहा था उपचारित करनी है हमने और वो पनीरी हमारी तैयार होती थी, खेत में भी कुछ ऐसे हमने पग उठाने हैं कि और या कितनी दूरी पर हमने इसकी जो पौध है वो लगानी है, इससे भी बीमारी पर असर पड़ता है? बिल्कुल जी, ऐसा है कि जहाँ पे आप फसलें लगा रहे हैं, जो भी आप सब्जियां लगा रहे हैं, एक तो कोशिश करिए कि वहाँ पे कम से कम घास हो। अच्छा। उसमें घास ना हो जी। ठीक है जी, उसकी घास की रोकथाम है, उसके लिए आप घास की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दवाइयाँ हैं जी। इसके साथ साथ जो है जैसे आप घास रोक लिया आपने, इसके बाद जैसे हम टमाटर की बात करते हैं तो जैसे आपका मानसून स्टार्ट होगा तो मानसून स्टार्ट होने से पहले जो है जो आपका फल सड़न रोग, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे जी। तो उसमें जो है मानसून लगने से पहले जो नीचे के 2-3 पत्ते हैं, जो निचली की 2-3 टहनियाँ या 2-3 पत्ते हैं, उनको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि वहां से जो है आपका रोग जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप उनको निकाल देंगे और वहीं पे फेंक देंगे तो वो भी एक आपकी सावधानी होगी, क्योंकि ऐसा है ना जी, बीमारी कोई भी है, बीमारी के लिए परहेज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम परहेज से जो है कोई भी काम करेंगे तो बीमारी जो है वो वैसे ही लक्षणों की पहचान है। अगर हम बीमारी की सही पहचान करेंगे, सही टाइम पे करेंगे और सही टाइम पे स्प्रे करेंगे तो मेरे हिसाब से जो है किसान भाई यही गलती करता है कि उसमें पहचानने में गलती होती है और वो बीमारी की इंतजार करते रहते हैं जी। जब वो बीमारी। और दूसरा डॉक्टर साहब वो हो गया जैसे आपने बताया था कि आमतौर पर जो रोग होते हैं और कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लक्षण लगभग देखने में आपस में मेल खाते हैं, तो उसमें भी डिफरेंशियल डायग्नोज करना होगा असल में कौन सा क्या है, तो वो कठिनाई हो सकती है। तो सलाह तो डॉक्टर साहब वही रहेगी कि आप जो नजदीकी कृषि विकास अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, केवीके से जो वैज्ञानिक है उनसे संपर्क आप करें और समय रहते करें। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो बात होगी किस प्रकार से उन्हें पौध जो है पनीरी से तैयार करके आपने खेतों में जो पहुंचाना है और आपने कहा उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे खाद है। अच्छा, खाद भी आप उचित मात्रा में दीजिए। ठीक है। कुछ बीमारियां जो होती है ना, जहाँ आप बहुत ज्यादा खाद डालेंगे, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की खाद देंगे, यूरिया बहुत ज्यादा देंगे तो उससे कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो हम लोग बोलते हैं NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जो है वो जितनी जरूरत है उस मात्रा के हिसाब से आप खेत में डालें। अच्छा। और तब आप ऐसा ना हो कि आपने यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल दी तो आपका जो जैसे फल सड़न रोग है, दूसरे रोग हैं, पत्ते धब्बा रोग है ना जी, मुरझान रोग है, जैसे बैक्टीरियल विल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये रोग जो है अमूमन जो है बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें तो डॉक्टर साहब जैसे आप काफ़ी हम सुनते हैं आजकल, चाहे ये कृषि विभाग की अगर हम बात करें, जो सॉइल हेल्थ कार्ड का और काफ़ी प्रचारित भी इसे किया जा रहा है टीवी रेडियो के माध्यम से, तो उसके बारे में थोड़ा आप कहना चाहेंगे कि कितना आवश्यक ये है कि कौन कौन सी दवाई का उपयोग? बिल्कुल जी, ऐसा है कि ये सूक्ष्म तत्व जिसको बोलते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, तो अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे तो सॉइल टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमें जो है वो पता लग जाएगा कि हमारी सॉइल किसको डेफिशिएंट, किस चीज़ में वो। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल की अगर हम बात करें, कौन कौन से तत्व जो है हमारी जो जमीन में या हमारे खेतों में उपलब्ध है, ताकि किसान भाई उन्हीं का वो उपयोग कर सकता है जिसकी आवश्यकता है। इससे एक तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि उसका जो खर्चा है वो कम हो सकता है, नहीं तो रूटीन में अगर वो सभी छिड़काव वो करता रहेगा, सभी टॉनिक्स वो देता रहेगा, तो अब दवाइयाँ भी तो कोई सस्ती तो है नहीं। बिल्कुल। तो सलाह बहुत आपने अच्छी दी डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आ जाए और अच्छी जानकारी देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।